कहते हैं कि वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता, वक्त बदलता रहता है। कभी इंसान का अच्छा वक्त चल रहा हो तो बुरा वक्त आ जाता है, बुरा वक्त चल रहा हो तो कहा जाता है ये टल जाएगा, अच्छा वक्त आ जाएगा। लेकिन एक इंसान है जिसका वक्त कैसा है कोई नहीं जानता। कुछ लोगों को लगता है कि उसका अच्छा वक्त चल रहा है, लेकिन वो इंसान खुद बुरे वक्त के पास जाता है, उसका दरवाज़ा खटखटाता है और कहता है आजा। वक्त खुद कंफ्यूज है कि उसका अच्छा वक्त है या बुरा वक्त है। अरे लोगों का तो वक्त बदलता है, लेकिन उस इंसान का जो वक्त है ना, वो इंसान को बदलना चाहता है कि मुझे इससे दूर करो। ऐसा ही है हमारा बब्बन तांत्रिक, एक महान तांत्रिक जिसने घर के पेट से समझौता किया, पिशाच को हराया, पिशाचिनी को हराया, करण पिशाचिनी साधना की, रहस्य में ट्रेन पर चढ़ गया और इस बार सऊदी के प्लेन पर चढ़ गया और सऊदी जाकर वो एक ऐसे जिन्न से सामना करना चाहता था। वहाँ के शेख परेशान हैं उस जिन्न से, लेकिन बब्बन क्या उस जिन्न का सामना कर पाएगा, जिंदा बच पाएगा या यहाँ अंत होगा। लेकिन बब्बन अकेला नहीं है, इस बार बब्बन का साथ देने के लिए हैं दादा, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो जहन्नुम से आए हैं और जहन्नुम में चले जाएंगे, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्या बब्बन और दादा मिलकर उस जिन्न का जो सऊदी अरब के रेगिस्तान में रहता है मुकाबला कर पाएंगे? क्या वो जीत पाएंगे? आज की कहानी में आपको यही जानने को मिलेगा। दोस्तों, ये कहानी बेहद ही डरावनी और खौफनाक है। इसी के साथ इतनी सी अतरंगी है, बस थोड़ी सी हंसी आएगी, लेकिन डर इतना लगेगा शरीर कांपेगा, खास तौर पर पेट कांपेंगे, आप कांपेंगे। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। बब्बन भी घबराया हुआ था, दादा भी घबराए हुए थे। दोनों प्लेन में कई बार बैठ चुके थे, लेकिन इस बार सऊदी अरब में जा रहे हैं और प्लेन काफी ज्यादा बड़ा था। इन दोनों के सिवा पूरे प्लेन में और कोई नहीं था। शेख बुला रहे थे तो अमीरी तो दिखानी ही थी, जिसके बाद एयरपोर्ट पर दोनों उतरे थे। बब्बर ने दादा को उठाया था। दादा उठिए, अपने काम पर पहुंच गए हैं हम, सोने से फायदा नहीं होगा, अब आपको जागना होगा। दादा भी उठे थे। दादा ऐसे लार को साफ करते हुए न ऐसे हाँ वक्त आ गया है। और जैसे ही प्लेन से नीचे उतरे, वहां के कुछ शेख आए हुए थे जिन्होंने इन दोनों को बुलाया था कि यहाँ एक जिन्न है। वो सारी बात हो चुकी थी, तो सामने इनका स्वागत करने के लिए वो खड़े। जैसे ही ये दोनों उन 4-5 लोग थे उनके पास पहुंचे, तो उनमें से एक शेख आगे होकर कहने लगा हबीबी हबीबी। और बब्बर ने इधर उधर देखा और शर्माते हुए कहा जी नहीं। वो हैरान परेशान थे, वो कुछ समझ नहीं पा रहे। और एक तरफ जो दादा थे वो कहने लगे बब्बन क्या कर रहे हो, नहीं क्यों कह रहे हो? बब्बर ने कहा जी इतना समझ में मुझे भी आता है। उन्होंने पूछा है बीबी? मैंने कहा जी नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूं, बीवी नहीं है मेरी। तब दादा कहने लगे देखो बब्बन, ये काट डालते हैं अगर इन्हें गुस्सा आए तो, तुम क्या कटवाना चाहोगे? बब्बर ने कहा जी कुछ भी कटवाना नहीं चाहूंगा, मैं माफी मांगने में माहिर हूं, माफ कीजिए माफ कीजिए। बब्बन हो गया पीछे। तब दादा आगे हुए। वो अरब से आए थे और इस बार भी अरब में ही थे। वो तो भारत में कहा करते थे मैं अरब से आया हूं, अरब में चला जाऊंगा, अब अरब में थे। अरबी शेख सामने खड़े थे और फिर दादा उनसे बात करने लगे। उन्होंने कुछ अरबी भाषा में कहा होगा, दादा शायद समझ गए होंगे। फिर दादा भी अरबी भाषा में बोलने लगे। बब्बन सुन रहा था। दादा कहने लगे यल्ला हबीबी मखलिया मखलिया मखलिया। सामने से एक शेख आगे की तरफ हुआ ऐसे मुस्कुराते हुए। इस बार उसने हबीबी नहीं कहा, उसने एक चमाट लगाई और फिर कहने लगा तुमको अरबी नहीं आती तो तुम क्यों बोलती? दादा थोड़ा शर्मिंदा हुए। बब्बन मुस्कुराया था। फिर बब्बन कहने लगा झूठ बोला आपने। दादा कहने लगे भारत में रहते हुए कई भाषाएं सीखी मैंने, जितनी भाषाएं दिमाग में आती गईं, अरबी भाषा निकलती गई, सारी निकल चुकी है।
मुझे कुछ याद आ ही नहीं रहा था। बब्बन समझ चुका था, दादा समझा चुके थे, लेकिन सामने शेख हिंदी बोल रहा था। ये तो इनके लिए अच्छा था। थोड़ा लिंग परिवर्तन कर रहा था, यानी कि बोलता कहना चाहिए था, बोलती कह रहा था। आप समझ सकते हैं, लेकिन बाकी समझ में आ रहा। फिर उसे शेख ने कहा, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आती, लेकिन मैं ठीक तरह से तुम्हें समझाती। तुम्हें एक खंडहर में जाना होगा। उस खंडहर में एक पत्थर है जहां तुम्हें एक तलवार दिखेगी। यहां पर भविष्यवाणी हो चुकी है 1000 साल पहले से कि जो उस तलवार का इस्तेमाल करेगा वही उस जिन्न को मार सकता है। उस तलवार से जिन्न को मारा जा सकता है, लेकिन कोई भी इंसान उस तलवार को निकाल ही नहीं पा रहा है। भविष्यवाणी के अनुसार कोई खास इंसान होगा जो तलवार को निकालकर जिन्न को मार पाएगा। सबने कोशिश कर ली, पहलवान आ चुके हैं, सब कोशिश कर चुके हैं। तलवार वो जो चट्टान है, पत्थर है, उसके बीच उसी जिन्न ने फंसाई है। उसके पास ताकत है, क्योंकि उस तलवार से ही वो मर सकता है। उसने चट्टान के अंदर घुसा डाली है वो तलवार। अब कोई निकाल नहीं सकता, पत्थर को तोड़ा नहीं जा सकता, चाहे क्रेन लेकर आओ, चाहे धमाका कर दो। तो अब उसे सही तरीके से कोई निपटा नहीं पाया। कई लोग गए, मर गए, उनकी हड्डियां मिली, कहते हैं मांस चूस जाता है। अब आप वहां जाइए, कोशिश कीजिए, बब्बन जी आपके बारे में बहुत सुना है। तलवार निकालिए और फिर खत्म कीजिए। बब्बन ने दादा की तरफ देखा। बस इतना सा काम, सिर्फ 1000 साल? अरे अभी अभी जन्मे जिन्न को आप हमसे लड़वा रहे हैं। आपको हमारा इतिहास नहीं पता। कम से कम 10,000 साल पुराना जिन्न, भूत, शैतान हो तब तो मुकाबला करने में हमें मजा भी आता है। 1000 साल? शेख ऐसे आपस में बात करने लगे, ऐसे 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 कर रहे। बब्बन ने तब दादा की तरफ देखा और कहा, ऐसे ही बात थोड़ी बढ़ानी पड़ती है। तब उनमें से ना एक शेख कह रहा था, ऐसे बंदूक निकालते हुए, मार दो इन्हें गोली, मार दो गोली, मार दो गोली। बब्बन कहने लगा, अरे रुकिए जी, 1000 साल वाले भी हम संभाल लेते हैं, देख लेंगे हम। अब शेख अमीर थे। शेखों ने कहा कि यहां से वो खंडहर दूर है, तुम्हें हम एक छोटा सा नक्शा देते हैं। तुम ऐसा करो, ये हमारी जीप है, बड़ी गाड़ी है ये, यही रेत में अच्छे से चल सकती है। रेगिस्तानी इलाका है, रेत ही रेत मिलेगी। दोपहर का वक्त हो चुका था। उन्होंने अपनी वो गाड़ी दे दी जो रेत में चल सकती थी। फिर वो चले गए। बब्बन और दादा मुस्कुरा रहे थे। वो जो गाड़ी थी ना 40-50 लाख वाली, दादा भी ऐसे, किस्मत होती है बब्बन, किस्मत। चलाई है गाड़ी तुमने? बब्बन ने भी कहा, किस्मत जी नहीं, चलाई नहीं। दादा कहने लगे, अच्छा किस्मत, फिर ये गाड़ी लेकर जाएंगे कैसे? बब्बन कहने लगा, आपको चलानी आती होगी, आप अरब से आए हैं, अब अरब में वापस आए हैं तो चलाइए। ना दादा को गाड़ी चलानी आती थी, ना बब्बन को गाड़ी चलानी आती थी। खंडहरों की तरफ जाने की हिम्मत तो कोई नहीं रखता था। गाड़ी तो इन्हें ही चलानी होगी। जिसके बाद दोनों बैठ गए कि देखते हैं, अब हमें तंत्र मंत्र आता है, जादू टोना आता है। बब्बन ने मसाले मारे गाड़ी के ऊपर, ऐसे मंत्र पढ़ने की कोशिश की कि गाड़ी अपने आप चले। गाड़ी नहीं चली। फिर दादा ने कहा, यहाँ एक पैडल होता है जिससे एक्सेलरेट होती है गाड़ी, एक ब्रेक होगी, ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, ये गियर होंगे, ऐसे ऐसे कुछ करते हुए गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो दोनों ने ऐसा ही किया। क्योंकि रेत थी, ये सड़क नहीं थी, तो रेत पर गाड़ी इधर उधर होते हुए ऐसे रफ्तार बढ़ चुकी थी, ऐसे उड़ती हुई एक टीले से। ऐसे अच्छी वाली गाड़ी थी, शेख चलाते थे, इसीलिए इनसे चल पा रही। जो गियर था वो दादा डाल रहे थे, ऐसे गियर डालते। दूसरी तरफ जो बब्बन था वो गाड़ी को एक्सेलरेट किए जा रहा है, ऐसे टीलों से उड़ते हुए निकलते। दादा कहते, बब्बन जिंदा पहुंचाओगे? बब्बन कहता, अभी तक तो नहीं मरे। ऐसे रेत पर ऐसे पड़ते, क्योंकि सस्पेंशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, तो कुछ हड्डियों के चरमराने की आवाज़ आई, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। और इतने को बब्बन कुछ समझता नहीं था। ऐसे ही गाड़ी चलाते चलाते ये बहुत आगे निकल आए। अब खंडहरों तक तो ऐसे ये पहुंच ही जाते, चाहे गियर सही से डालना ना आता हो। सेमी ऑटोमेटिक गाड़ी थी, रफ्तार बढ़ाते तो टीले पर गाड़ी कई बार ऐसे ही घूम के उल्टी ऐसे सीधी हो जाती। किस्मत थी, किस्मत के कारण तो यहां तक पहुंचे थे, जिंदा थे,
जिंदा थे, बीच बीच में बेहोश होते, जब गाड़ी पलट जाती तो फिर जिंदा हो ही जाती, रेत पर सीधी हो जाती गाड़ी, ऐसी बनाई गई थी। तो रेगिस्तान के बिल्कुल बीच ने एक बड़ा सा पेड़ नजर आया। उस पेड़ पर कोई पत्तियां नहीं थी, वक्त रात का हो चुका था। जो बब्बन था वो तो ऐसे धोती पहनी होती, मालाएं पहनी होती, अब दादा भी थे, हरे हरे कपड़े कुछ पहने हुए थे उन्होंने, तो ऐसे ही दोनों जिन्न से लड़ने पहुंचे थे। ऐसे पसीना आ रहा था तो एक गमछा भी रखा हुआ था बब्बन ने। दिन के वक्त तो ऐसे पसीना पहुंचता रहा, रात होते ही ठंडक इतनी हो गई, बब्बन कहने लगा, दादा यहां खुले में भी ये शेख एसी लगवा देते हैं, इतनी ठंड हो गई है, बंद तो करवाइए। दादा कहने लगे, यहां दिन के वक्त गर्मी होती है, रात को ठंडक होती है, मुझे लगता है खंडहरों तक पहुंचते पहुंचते हम अकड़ ना जाएं, लेकिन हाँ इतना है, तुम जिस तरह से गाड़ी चला रहे हो गर्मी तो पैदा हो रही है। अब सच में जब टीलों से ऐसे उड़ते हुए निकलते तो दिल की धड़कन तेज हो जाती, तो गर्मी पैदा हो रही थी। अब वो जो पेड़ था वो एक बड़ा पेड़ था, बहुत विशाल पेड़, लेकिन रेगिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ ये पेड़। आखिर रेगिस्तान के बीच एक पेड़, वो भी बिना पत्तियों वाला, हैरानी वाली बात थी। ये दोनों भी हैरान हो चुके थे, तो इन्होंने गाड़ी पेड़ के पास रोकी, ये सोचे बिना कि वो पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है। जैसे ही इन्होंने गाड़ी वहां पर रोकी, क्योंकि नक्शा भी देखना था, तो नक्शे के अनुसार अब जो खंडहर हैं वो आधी दूरी पार कर ली है, आधी दूरी और पार करनी है, यानी बीच तक ये पहुंच चुके हैं। पेड़ के हिसाब से उन्होंने देख लिया। फिर बब्बन कहने लगा, दादा फिर चलें आगे या रुकें? दादा जो थोड़ा हिल नहीं पा रहे थे, पीठ में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, दादा कहने लगे, जैसे भी ले जाना हो देख लो, गाड़ी तो तुम ही चलाओगे, मैं तो हाथ से गियर ही डालता हूँ और कुछ डालने की हिम्मत नहीं हो रही, देखो। तो बब्बन ने कहा, चलिए ऐसा करते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। फिर इन्हें एक और आवाज़ सुनाई दी, यहाँ आराम मत करो, तुम्हारी बाप की जगह है। अब ये शब्द सुनने के बाद दोनों हैरान हो गए। बब्बन ने कहा, दादा ऐसे आवाज़ बदलकर डराने की कोशिश मत करो, तांत्रिक हूं मैं, तांत्रिक, आपको क्या लगता है मैं भूत की आवाज़ सुनकर डर जाऊंगा? दादा ने कहा, मुझे नहीं लगता ये आवाज़ तुमने निकाली होगी, मैंने भी नहीं निकाली, हम दोनों के सिवा यहाँ कोई तीसरा भी मौजूद है। बब्बन ने झांका, दादा ने झांका, कोई नजर नहीं आया। बब्बन बाहर निकल कर कहने लगा, जो भी हो सामने आओ। फिर से आवाज़ आई, मैं सामने हूँ, देखो तो सही। बब्बन ऐसे कहने लगा, नहीं दिख रहा, कोई नहीं है, नहीं दिख रहा, दिमाग खराब मत करो, सामने आओ, हिम्मत है तो सामने आकर दिखाओ। एक पेड़ की ना टहनी नीचे की तरफ आई। बब्बन देखने लगा, अरे कहाँ है, गायब हो रहा है, अदृश्य लगता है, लेकिन मैं इसे सामने ला कर रहूंगा। बब्बन ने कहा, ओ डरपोक सामने आ। टहनी ना ऐसे चमाट की तरह पड़ी, पटैक, बब्बन रेत में गिर गया। रेत के अंदर सर बब्बन का जा चुका था, दूसरी तरफ से थोड़ा सा सर निकला। दादा कहने लगे, बब्बन अंडा। बब्बन ने ऐसे सर निकाला, दादा ये मैं हूं, पेड़ ने मारा मुझे, पेड़ ने। और फिर पेड़ कहने लगा, हाँ ये मैं ही हूं, तुम बोलते बहुत हो, कम बोला करो, ज्यादा सुना करो। बब्बन ने कहा, ठीक है अब मैं सुन रहा हूं, बोलो तुम क्या कहना चाहते हो। उसने कहा, निकलो यहां से, तुम्हें यहां रुकने की इजाजत नहीं है। बब्बन ने कहा, रुकने की इजाजत नहीं है, हम अपनी मर्जी से रुकते हैं, किसी के बाप की रेत नहीं है ये। उसने दो चार चमाटे मारी। बब्बन कहने लगा, ठीक है ठीक है, तुम्हारे बाप की रेत है, हम नहीं रुकेंगे, हम जाएंगे, कुछ आराम करने दो। फिर उसने कहा, आराम क्यों करने तुम, कहाँ जा रहे हो? तब दादा बोल पड़े, हम वो खंडहरों की तरफ जा रहे हैं, जिन्न से लड़ना है, अब तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, इसीलिए तुम्हें हम बख्श रहे हैं। बब्बन ने दादा की तरफ देखा, हिम्मत वाले हैं दादा, लगता है इन्हें कुछ पता है, इस पेड़ के बारे में दादा जानते हैं। जब बब्बन की आंखों में इज्जत देखी दादा ने ना, दादा गाड़ी से उठकर बाहर आए और ऐसे मिट्टी झाड़ते हुए, रेत झाड़ते हुए ऐसे, हम यहीं रुकेंगे। दो पेड़ की ना जो लटें थी उसकी चमाटे पड़ी, ठश ठश। तब दादा फिर से गाड़ी में, ठीक है बब्बन चलो, गियर डालो, निकलते हैं। फिर वो पेड़ कहने लगा,
वो जिन कितना खतरनाक है तुम्हें पता भी है? बब्बन ने तब जवाब दिया, हमें नहीं पता, तुम बता सकते हो तो बता दो। उसने कहा कि मैं भी एक जिन था, लेकिन किसी ताकत से मुझे पेड़ में बदला गया। मैं रात को दिखता हूँ, लेकिन कह सकते हो अब मेरी कुछ ज़रूरतें हैं। मैं पेड़ बनकर नुकसान पहुँचा सकता हूँ, लेकिन दिल साफ है। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहता, बस ये चाहता हूँ तुम कोई नुकसान ना पहुँचाओ। लेकिन मैं तुम्हें जवाब दे सकता हूँ। हो सकता है तुम दिशा भटक गए हो, मैं सही दिशा तब बताऊँगा, जानकारी तब दूंगा। मुझे कुछ खाने को दो। तुम कहाँ से आए हो? दोनों ने बताया, भारत से। वो खुश हो गया, वाह वाह वाह, इतनी दूर से, कुछ अच्छा अच्छा खाना होगा तुम्हारे पास, मुझे खाना दो, मैं तुमसे सौदा करना चाहता हूँ। बब्बा ने तब कहा, अरे वो शेखों ने तोहफे दिए हैं, खाने की चीज़ें हैं, ऐसे दे देंगे। बब्बा ने कहा, सौदा बताओ हमें उस जिन्न के बारे में। तब वो पेड़ कहने लगा, इस तरफ वाली दिशा में सीधे बढ़ते जाओ, आगे तुम्हें वो बड़े से खंडहर नजर आएंगे, वहीं पर है वो जिन्न और वहीं पर वो तलवार भी है। कर लो कोशिश तलवार निकालने की। हजारों लोग आ चुके हैं, इतने लंबे समय से कोशिश कर चुके हैं। भविष्यवाणी के अनुसार कोई खास इंसान होगा जो पत्थर से तलवार निकालकर उसे मारेगा, कोई खास। और ये बूढ़ा और तू गंजे, तुझे देखकर लगता तो नहीं तुम कुछ कर सकते हो। बब्बर ने तब कहा था, धन्यवाद। पेड़ ने कहा, मैं बेइज्जत कर रहा हूं। बब्बर ने कहा, मुझे पता है, लेकिन मैं बस शुक्रिया अदा कर रहा था अपनी तारीफ के लिए। वो पेड़ 2 मिनट के लिए सन्न सा हो गया। दादा भी ऐसे ऐसे ना सर पर हाथ रख के ऐसे ऐसे कर रहे थे। फिर उस पेड़ ने कहा, वहां अगर तुम जाओगे तो मोटे कपड़े पहन लेना, खास तौर पर चमड़े के, जिन्हें आग नहीं लगती। बब्बर ने पूछा, बस 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 बस, कपड़े क्या पहनने हैं क्या नहीं पहनने वो जानकारी मत दो, दिशा बता दी बहुत है, बाकी हम खुद ढूंढ लेंगे। बब्बा ने ऐसे थोड़ा गर्व कर रहा था, क्योंकि साधारण इंसान नहीं था वो, महान बब्बन तांत्रिक था। उस पेड़ ने कहा, फिर सौदा पूरा हुआ, खाने को दो। बब्बन ने वो डिब्बे खोले उसके सामने और कहा, खाओ खाओ, तुम भी अपना मन भर लो, खाओ। वो जो 2 डिब्बे थे ना खाने के लिए शेखों ने दिए थे, उनमें थे खजूर, बड़े बड़े खजूर थे, 2 डिब्बे भरे पड़े, ऐसे सामने रख दिए, खाओ खाओ। वो पेड़ 2 मिनट के लिए फिर से सन्न हो गया। फिर कहने लगा, ये तो खजूर है, यहाँ तो पेड़ों पर लगे रहते हैं, कुछ और खाने को दो। पूरी उम्र यही तो खाए हैं, 150 सालों से खजूर खा रहा हूँ, जो यहाँ से गुजरता है मैं उससे खजूर छीन लेता हूँ, और कुछ नहीं यहाँ मिलता। ऊँट होते हैं जिन पर खजूरें टंगी होती है, मैं खजूर खाता रहता हूँ, 150 सालों से खजूर खाई, मैं खजूर नहीं खाऊंगा, कुछ और दो। बब्बर ने कहा, खाने की चीज़ यही है हमारे पास, पता है कितनी महंगी होती है खजूर? उसने कहा, तुम्हारे वहाँ महंगी होती होगी, यहाँ तो पेड़ों पर लगे रहते हैं, मुझे और कुछ खाने को दो। संधि टूट चुकी थी, संधि। उसने जानकारी दी, इन्होंने कुछ नहीं दिया। उसने ऐसे टहनियां लपेट ली गाड़ी के ऊपर, ऐसे, गाड़ी मेरी। बब्बर ने कहा, गाड़ी कैसे खाओगे? उसने कहा, गाड़ी खाऊंगा नहीं, कम से कम तुम्हें परेशान तो करूंगा। खंडर बहुत दूर है, चल कर जाना होगा, और रात में जो चल कर जाता है वो ठिठुर जाता है, भागो यहां से। दादा कहने लगे थे, हम भागेंगे नहीं, हम चल कर जाएंगे और तुम्हारी मर्जी के बिना जाएंगे। उसने ऐसे चमाटे मारी, दोनों भागने लगे। शब्दों पर टिकते नहीं थे, इनका चाल चलन ऐसा ही था, टिकते नहीं थे। इसके बाद अब रेगिस्तान बहुत बड़ा, ठंड भी थी, आधी रात का वक्त हो चुका था। दादा चलकर जा रहे, बब्बन भी साथ में, दोनों थक चुके थे। दादा बैठ गए। बब्बन, नहीं, ठंड बहुत है बब्बन, गर्मी सोचकर छोटे कपड़े डाल लिए, कम कपड़े डाल लिए, लेकिन बहुत ठंड लग रही है, कुछ करो बब्बन। जो बब्बन था वो भी ठिठुर रहा था, लेकिन ऐसे, मुझे तो ठंड नहीं लग रही, ठंड नहीं लग रही मुझे तो। दादा कहने लगे, बब्बन कैसे हो तुम, कितने कठोर हो। बब्बन ने कहा, तांत्रिक हूं। दादा ने एक छोटी सी रेत से चट्टान निकाली और ऐसे घुमा कर मारी छाती पर। बब्बन, हाय। दादा कहने लगे, झूठ बोलने में माहिर हो, ठंड तुम्हें भी लग रही है, पत्थर पड़ा तो आवाज निकली ना। बब्बन थोड़ा शर्मिंदा हुआ था।
दादा कहने लगे, शर्मिंदा होने से कुछ नहीं होगा, हम मर सकते हैं। यहाँ अगर हम खंडहरों तक नहीं पहुँचे, वहाँ बताया गया है कुछ घर होंगे खंडहरों के पास, सामान तो वहाँ पहुँचा हुआ है पहले से ही, क्योंकि कई लोग जा चुके हैं, तो शेख चाहते हैं वहाँ लोग जाएं और कुछ ना कुछ हो। फिर दादा कहने लगे, खंडहरों तक पहुँचे कैसे? गाड़ी तो पेड़ ने पकड़ ली, अब उस पेड़ के साथ कुछ कर नहीं सकते, मना जिन है, लेकिन पेड़ बन चुका है, तो पेड़ काटते तो किससे काटते? कोई हथियार भी नहीं है हमारे पास, तो पूरा दिन तो वहीं लग जाता। हम चलकर तो आए हैं, खंडहरों तक कैसे पहुंचेंगे? बब्बन ने कहा, अब लगता है दिमाग लगाना होगा। तो बब्बन इधर उधर भटकने लगा कि कोई ईवल एंटिटी मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए जो हमारी मदद करे। दोनों चलकर थोड़ा आगे पहुंचे, तब इन्हें ना जैसे गहने छनकने की आवाज आने लगी। एक जगह थोड़ी थोड़ी रोशनी थी और गहने छनकने की आवाज आ रही थी। अब गहने छनक रहे हैं तो इन्हें लगा कोई लड़की ही होगी। तो जैसे ही ये दोनों वहां पहुंचे, चार तरफ मशालें लगी थी। एक लड़की थी, थोड़ी छोटे कपड़े पहने हुए, यानी कि कमर दिखा रखी थी उसने, और जैसे गहने कमर पर पहने हुए और कमर मटका रही थी। जो बब्बन था उसने दादा को देखा और कहा, ये लड़की क्या कर रही है? दादा थोड़ा सा मुस्कुराते हुए और शर्माते हुए कहने लगे, बेली डांस। बब्बन ने कहा, बेली डांस? मैंने बैल डांस सुना है, ये बेली डांस क्या होता है? दादा कहने लगे, शेखों को बेली डांस बहुत ज्यादा पसंद है, कमर मटकाना अच्छा लगता है, लेकिन एक लड़की रेगिस्तान के बीच कमर क्यों मटका रही है? कोई शेख तो बैठा नहीं, क्या ये किसी तरह की कोई तपस्या कर रही है? बब्बन ने कहा, जानना होगा। दादा आप बैठे, मैं इससे जाकर बात करता हूं। दादा ने बब्बन को समझाया, बब्बन रुको, तुम समझ क्यों नहीं रहे? एक लड़की रेगिस्तान के बीच नाच रही है, वो भी बेली डांस। ऐसा तब होता है जब कोई राहगीर निकल रहा हो, यानी कि ये भटकाती है। ये लड़की नहीं हो सकती, कुछ और है, मुझे लगता है किसी तरह की इवल एंटिटी है। बब्बन ने कहा, अभी देखता हूं। मैं भी ये समझ पा रहा हूं, ये लड़की नहीं हो सकती, यकीनन ये किसी तरह की चालाक इवल एंटिटी है। मैं सवाल करूंगा, पहले सवाल से जान जाऊंगा। फिक्र मत कीजिए, आप बैठिए। मैं नहीं चाहता आप किसी तरह की मुसीबत में पड़े। देखिए मैं किस तरह से इसके बातों में नहीं आऊंगा, इसे अपनी बातों में फंसा लूंगा। देखना, ये मेरे पैरों में पड़ेगी और कहेगी छोड़ दो मुझे। दादा वहां बैठे। दादा जानते नहीं थे, बब्बन था वो बब्बन, इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आता था। ईवल एंटिटीज को अपनी उंगलियों पर नचाता था, लेकिन ये तो पहले से नाच रही थी, यानी कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली थी। फिर बब्बन जैसे ही उस लड़की के पास पहुंचा, वो कमर मटका रही थी। जो बब्बन था वो उससे कुछ बात करने लगा। दादा दूर से देख रहे हैं कि ये बातें क्या चल रही हैं। दादा को लगा कि बब्बन काफ़ी मशहूर है, आसानी से नहीं फंसेगा। लेकिन फिर क्या हुआ कि वो बेली डांस कर रही, बब्बन भी ऐसे कमर मटकाने की कोशिश कर रहा। बब्बन उसके साथ नाचने लगा और दादा ऐसे सोचने में लग गए कि ये बब्बन कर क्या रहा है। दादा समझाने की कोशिश करना चाहते थे, लेकिन बब्बन बार बार इशारा करता, मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा। दादा को लगा कि बब्बन चालाकी दिखा रहा है, नाच रहा है तो किसी तरह उसे फंसाएगा जरूर। बब्बन ऐसे नाचने लगा, वो भी नाचती नाचती आगे तक पहुंची, बब्बन को वहां ले गई। अब वहां रेत की दलदल सी थी, बब्बन आधा उसमें धंस गया और जैसे ही आधा धंसा चीखे मारने लगा, दादा बचाइए, दादा बचाइए। दादा भागते हुए वहां पहुंचे, जिसके बाद जो दादा थे वो कह रहे, बब्बन मैंने कहा था गलती नहीं करनी है, मैं अरब से आया हूं, अरब में होने वाली ये घटनाओं की जानकारी रखता हूं। इन जैसी जो काली ताकतें हैं, इन पर भरोसा नहीं करना, तुम भटक गए। वो जो लड़की थी ना, वो नाच रही। दादा कुछ ऐसे मंत्र पढ़ने लगे और दादा ने ऐसे किया, वो ऐसी उड़ती हुई पीछे गिरी, जिसके बाद बब्बन आधा धंसा हुआ था। बब्बन ने झोले से कुछ निकाला और मारा मसाला उसकी तरफ। ये बब्बन पहले कर सकता था लेकिन कर नहीं रहा था, वो भस्म हो गई। लेकिन उसके जो कपड़े थे ना, बहुत गहने कपड़े वगैरह पहने हुए थे, बड़े बड़े कपड़े थे उसके, तो वहां ढेर कपड़ों का लग गया। बब्बन कहने लगा, दादा मेरी मदद करो, मैं दलदल में धंस रहा हूं। दादा कहने लगे, रुको, मैं बेवकूफ़ी नहीं करूंगा,
मैं समझदारी से तुम्हें इस दलदल से बाहर निकालूंगा। देखो मैं क्या करता हूं। दादा भागे भागे गए और ऐसे हाथ पकड़कर जो बब्बन का ऐसे भागते हुए रेत के ऊपर से निकलना चाहते थे। दादा भागे गए, बाजू पकड़ी, दोनों टांगे दलदल में फंस चुकी थी। दादा ऐसे, अरे मैं भी फंस गया। बब्बन ने तब ऐसे हाथ पकड़ा हुआ। दादा ये क्या था? दादा कहने लगे, वो मैंने कुंग-फू वाली फिल्में देखी थी। वो कुंग-फू खेलते खेलते ना ऐसे ऐसे पानी के ऊपर ऐसे छम छम उड़ते हुए निकल जाते हैं। मुझे लगा था तुम धीरे धीरे गए, धंस गए। मैं भागते हुए तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा, ऐसे ऊपर से लेकर उड़कर निकल जाऊंगा। मैं एक बार चाइना जाकर आया हूं, तो वहां कुछ कुंग-फू सीखा था मैंने। मुझे लगा मुझसे हो जाएगा, लेकिन ये रेगिस्तान है, ये चाइना नहीं, ये अरब है। मैं भी फंस गया। बब्बन ने कहा, तो दादा निकले कैसे? दादा कहने लगे, अब मेरे पास एक रास्ता बचा है जो यहां काम आएगा। बब्बन मुस्कुराया, चलो दादा को कुछ पता है। तब दादा ना कुछ अरबी शब्द बोलने लगे, कुछ आता होगा। बब्बन ने पूछा, जी इससे क्या होगा? किसी तरह की ताकत निकलेगी जो हमें बचाएगी? दादा कहने लगे, नहीं, जब यहां किसी को दफनाया जाता है तो उससे पहले ऐसे कुछ आयतें पढ़ी जाती हैं, मैं वो पढ़ रहा हूं। बब्बन कहने लगा, दादा आप मारने की पूरी तैयारी क्यों करके बैठे हैं? दादा कहने लगे, तुम्हें लगता है अब हम बचेंगे? बचने का मौका नहीं है। रेत में कुछ पानी मिल जाए तो दलदल बन जाती है, तो यहाँ पानी शायद इधर उधर से बारिश का या किसी तरह नमी रुक जाती होगी तो दलदल बनी है। अब हम निकल नहीं पाएंगे। तुम बताओ बब्बन, निकल सकते हैं? बब्बन ने ऐसे सोचा, वो बब्बन था, वो तो मौत को छूकर वापस आ जाता था। ये तो दलदल थी छोटी सी। बब्बन ने झोले में हाथ डाला, 2 पत्थर निकाले। अब 2 पत्थर थे और बब्बन ने कहा, जी देखिए निकलेंगे हम बड़ी रफ्तार से, थोड़ा ध्यान रखिएगा। दादा ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाए। बब्बन ने वो जो सोडियम मेटल के बड़े बड़े पत्थर थे झोले में, जो लिफाफे में पैक करके रखे थे, जैसे ही नीचे लगाए धमाके की आवाज़, धम, दोनों उड़ते हुए ऐसे रेत से बाहर ठप रेत में गिरे। दादा तो ऐसे बेहोश हो चुके थे क्योंकि उनकी जो टांग थी ऐसे पीछे मुड़ चुकी। बब्बन को थोड़ा होश था। बब्बन उठा। बब्बन दादा के पास गया, दादा को हिलाया। दादा जिंदा तो थे लेकिन होश में नहीं थे। फिर बब्बन ने सोचा कि दादा का शरीर ठंडा पड़ रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, दादा ठंडक के मारे इन्हें कुछ हो ना जाए। तब बब्बन ने आसपास कुछ लकड़ियाँ, सूखी लकड़ियाँ होंगी, ऐसे कुछ पड़ा हुआ, तो उसे उठाया, लकड़ियाँ थोड़ी करीब रखी तो नीचे लकड़ियाँ घुसा दी, जिसके बाद बब्बन आग जलाने वाला था। दादा को होश आ गया। दादा कहने लगे, बब्बन ये क्या कर रहे हो? बब्बन ने कहा, जी आपको गर्मी दे रहा था। दादा ने देखा आसपास लकड़ियाँ ना आसपास थोड़ी नहीं रखी, नीचे रखी हुई थी। लकड़ियाँ इतनी ज़्यादा थी, आसपास काफ़ी मिल गई। दादा कहने लगे, इससे मुझे गर्मी मिलती या मेरी चिता जलाने वाले थे? बब्बन थोड़ा सा मुस्कुराया, जी मैंने गुरु जी के साथ भी ऐसा किया था। मैं आपको अपना गुरु मान रहा हूँ तो आपकी भी उतनी ही इज्जत करूँगा जितनी मैं अपने गुरु की करता हूँ। फिर दादा उठे और कहने लगे, बब्बन मैं इतनी इज्जत के काबिल नहीं हूँ, इज्जत में थोड़ी कमी करो, थोड़ी कमी करो। बब्बन ने उसके बाद इज्जत में थोड़ी कमी की थी। फिर दादा वहाँ बैठे हुए, चलने में परेशानी हो रही, और दादा ने कहा, बब्बन जिन्न तक नहीं पहुँचेंगे, पहले ही मर जाएंगे, सफ़र ही बड़ा मुश्किल है, क्या करें, कैसे जाएं? बब्बन ने कहा, जी वो लड़की तो ख़त्म हो गई, कपड़े बहुत बड़े हैं, टेंट ही है ये, मुझे एक ऐसा वाहन बनाना आता है जिससे हम उन खंडहरों तक पहुँच जाएंगे। बब्बन ने ऐसे रेत उठाई, ऐसे ऐसे करके दिखाया, ये देखिए। दादा कहने लगे, ये क्या रेत घड़ी बनाने वाले हो? ये क्या करके दिखाया? बब्बन ने कहा, जी इस तरफ जाना है हमें, हवा भी इस तरफ चल रही है और हवा थोड़ी थोड़ी तेज हो रही है। दादा ने कहा, तो क्या आंधी आएगी या कुछ होगा? इससे हम खंडहरों तक कैसे पहुंचेंगे? बब्बन ने लकड़ियां उठाई, आपस में ऐसे फंसाई, धागे रस्सी वगैरह जो कुछ भी उनके पास था ऐसे बांधी, कश्ती बनाई। दादा कहने लगे, बब्बन तुम सठिया गए हो, रेत में कश्ती बनाई? हम समंदर में नहीं हैं, हम रेगिस्तान में हैं,
कश्ती से क्या होगा? बब्बन ने कहा, दादा मैंने गुरु तांत्रिक से ज्ञान लिया है। उन्होंने मुझे जो ज्ञान दिया वो इंसानों की सोच से परे है। देखिए इस कश्ती को कैसे उड़ाता हूँ। फिल्मों में देखा है मैंने, उड़ने वाली कश्तियाँ रेगिस्तानों के ऊपर से निकलती थी, मैं बनाने वाला हूँ। दादा देख रहा है बब्बन कर क्या रहा है। बब्बन ने टेंट ऊपर ना डंडे के लगाकर कश्ती बनाई, पाल बनाई। दादा कह रहे, बब्बन ये पानी में चलती हैं, हवा में नहीं चलती। बब्बन कहने लगा, जल्दी बैठिए कश्ती में, समय निकल ना जाए। दादा बैठ गए। दादा हंस रहे बच्चा है, रेगिस्तान नहीं देखा इसने, अब क्या करूं, मुश्किल में ऐसे फंसे हैं हम। बब्बन की कहानियां सुनी है, लेकिन यहां क्या बुरा हो सकता है? क्या बुरा हो सकता है? इंसान की किस्मत कितनी बुरी हो सकती है कि ऐसी जगह रेगिस्तान में कश्ती में बैठकर बस पाल लगे हैं। क्या ही बुरा हो सकता है? दादा को नहीं पता था वो बब्बन था। बब्बन की किस्मत खुद कंफ्यूज रहती है कि क्या हो रहा है। किस्मत की भी खराब किस्मत चलने लगती है जब बब्बन सामने आता है। बब्बन ने देखा कि कश्ती जो थी थोड़ी हिली। दादा ऐसे हैरान हो गए, बब्बन तुमने हिलाई ना, धक्का दिया ना? बब्बन कहने लगा, नहीं जी देखिए। दादा हैरान परेशान, कश्ती थोड़ी और हिली। दादा ऐसे इधर उधर देख रहे, ये क्या? फिर दादा ने देखा पाल पूरे खींचे हुए थे, हवा के झोंके कश्ती को हिला रहे। दादा कहने लगे, बब्बन सच में तुम्हें समझा नहीं जा सकता। जो यहां हो रहा है ये किसी करिश्मे से कम नहीं। कश्ती ऐसे रेत से खिसकने लगी, ऐसे आगे बढ़ने लगी, तेज होने लगी। दादा ऐसे, फिर कश्ती रेत से ऊपर उठी थोड़ी। दादा ऐसे, ये कैसे संभव है? बब्बन ये किस तरह का काला जादू है जो मेरे दिमाग में नहीं पड़ रहा? बब्बन सिखाओ मुझे। बब्बन ने कहा, यह कोई काला जादू नहीं है, ये कुदरत है। देखिए पीछे ध्यान से। आपका ध्यान पीछे क्यों नहीं जा रहा? दादा ने पीछे देखा, रेगिस्तानी आंधी थी पीछे, काला काला आसमान हुआ पड़ा, रेत थी पूरी ऐसे। ये रेत में बड़ी बड़ी आंधियां होती हैं ना, रेत वाली, ये दफन कर देती हैं इंसानों को। आंधी बिल्कुल बवंडर की तरह, इतनी तेज हवा पीछे से आ रही, अभी तो शुरू हुई थी। दादा कह रहे, बब्बन तुम्हें नहीं लगता ये हवा ज्यादा तेज होगी? कश्ती उठेगी नहीं, उठ जाएगी। बब्बन ने कहा, दादा रिस्क में ही इश्क है। रिस्क तो लेना होगा, खंडहरों तक पहुंचना है। मरे बिना खंडहरों तक पहुंचेंगे तभी तो जिन्न से लड़ेंगे। दादा ने कहा, खंडहरों तक जिंदा पहुंचेंगे या खंडहर शरीर बन जाएंगे हमारे और दफनाया जाएगा खंडहरों में? बब्बन पर दादा को भरोसा नहीं था। बब्बन को खुद पर भरोसा नहीं था। लेकिन बब्बन ऐसा ही था, बिना भरोसे चलता था। और जब कश्ती हवा में उठी, आंधी इतनी तेज थी, कश्ती तो ऐसे हवा में उड़ा दी। दोनों ने पाल पकड़े हुए, कश्ती तितर बितर हो गई, पाल को पकड़ा हुआ ऐसे उड़ते हुए आंधी में पता नहीं कितनी ऊपर। उन्हें एक बार तो दूर दूर रोशनी नजर आई, इतना ऊपर आसमान में उड़ निकले थे। आंधी के ऊपर ही पहुंच गए। पाल वाली ये कश्ती बनाई ना, ये ऊपर उठ रही हवा के कारण एक बार ऐसे करते करते रेत में धप्प करके गिरे। अब वहां आंधी निकल चुकी थी, तो इतने समय आधा घंटा या 45 मिनट हवा में रही है, फिर रेत पर गिरे धप। जैसे ही रेत पर गिरे, आंधी निकल गई। जो दादा थे ना, दादा एक बार मौत को देख चुके थे। दादा पता नहीं कौन सी बंगाली भाषा भी बोल रहे थे, बीच में श्रीलंका की भाषा भी बोलने लगे, चाइनीज भाषा भी बोलने लगी, कुछ बोल रहे थे। जब नीचे गिरे, बब्बन उठा। दादा कहने लगे, हम पहुंच गए। फिर कहाँ है शैतान, कहाँ है ऊपर वाला? बब्बन ने कहा, दादा अभी हम जिंदा हैं। दादा ने आंख पर पड़ी हुई रेत को साफ किया। जिंदा है? ये करिश्मा कैसे हो गया बब्बन? बब्बन ने कहा, बस करिश्मे हो ही जाते हैं, ज्यादा क्या हो जाता जी, रेत है, गिरते रेत में चोट नहीं लगती। दादा हैरान थे। फिर आगे ना खंडहर थे, वो जो खंडहर थे ना, घर होंगे, पहले किले वगैरह होंगे, फर्श पड़ा हुआ, उससे लगभग 50 फुट की दूरी पर जो रेत था ना, वहां गिरे थे। दादा फिर उठे, फिर कहने लगे, अगर हम 50 फुट आगे गिरते बब्बन तो? बब्बन मुस्कुरा रहा। किस्मत। दादा पीछे बेहोश। दादा सोच चुके कि क्या हो सकता था, लेकिन बच गए।
जैसे ही ये खंडहरों में पहुंचे, अब इसी तरफ बड़ी चट्टान पर फंसी हुई वो बड़ी तलवार। दादा आगे बढ़े, दादा ने तलवार को खींचने की कोशिश की, पत्थर से तलवार निकल नहीं रही थी। फिर दादा कहने लगे, ये तलवार नहीं निकाली जा सकती, ये श्रापित तलवार है, इसे घुसाया है उस जिन्न ने, निकालेगा कोई ऐसा इंसान जो खास होगा, जो उसे मारेगा। कोशिश करो बब्बन, मुझसे ये नहीं होगा, मैं इतना महान नहीं, तुम महान लगते हो। बब्बन ने तलवार पकड़ी, जो जमीन थी ऐसे थर थर कांपी थी। दादा एक बार जो सुना था वो सही लगता है। बब्बन ने ऐसे तलवार पकड़ी और फिर आवाज आई थी, आई! निकली नहीं तलवार। आई की आवाज उसकी आई थी तो तलवार तो नहीं निकली। जो थर थर ऐसे जमीन कांपी थी ना, रेत कांपा था, वो जो जिन्न था वो निकल कर आया, सामने खड़ा हो गया। फिर वो जिन्न कहने लगा, अब वो जिन्न रेत का बना हुआ और उसके अंदर से चिंगारियां निकल रही। बब्बन ऐसे आई करके थक गया, बैठ गया। फिर उस जिन्न ने कहा, एक और कोशिश कर लो, करो करो और कोशिश करो। बब्बन उठा और कहने लगा, माफ करो, आज मन नहीं कर रहा। मैंने निकाली तलवार फिर डाल दी क्योंकि जंग खा जाएगी। जब मैं उस जिन्न को मारूंगा मैं तब निकालूंगा, अभी मेरा मन नहीं कर रहा। जिन्न ने चमाट लगाई और कहा, निकाल, निकाल के दिखा। बब्बन ने कहा, नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा। वो जिन्न ने ना ऐसे रेत को ऐसे अपने हाथ में लिया। पहले तो वो जिन्न जो था रेत का बना था, चिंगारियां निकल रही, तो ऐसे रेत का गोला बनाया, उसमें आग लग गई, ऐसे मारा, बब्बन के एक तरफ से निकला। बब्बन कहने लगा, नहीं निकलेगी, मुझसे नहीं निकलेगी, नहीं निकल रही, मार क्यों रहे हो? उसने कहा, तुम यहां आए हो ये कोशिश करने, जिंदा नहीं जाओगे, दोनों मरोगे, दोनों। फिर वो जो जिन्न था ना, आग के गोले मार रहा। जब आग का गोला रेत जिसे आग लगी हो ऐसे छाती पर पड़े, ठंडक लग रही थी ना, इसीलिए एक दो गोले जो पड़े, पहले तो थोड़ी जलन सी हुई, लेकिन कुछ अच्छा महसूस भी हुआ। थोड़ी रेत नीचे बिखर गई, ये उसके आसपास खड़े हो गए, थोड़ी गर्मी मिलने लगी। दादा कहने लगे, बब्बन ये ठीक है, 2-4 गोले और पड़वाओ इस तरफ से थोड़ी ठंडक आ रही है। गोला जब दादा के सर पर पड़ा ना, इस तरफ वाले बाल जल गए थे। तब दादा कहने लगे, बब्बन कुछ करना होगा। बब्बन ने ऐसे मंत्र पड़े, मसाले मारे, तड़तड़ की आवाज आई और वो कहने लगा, गुदगुदी कर रहे हो, गुदगुदी कर रहे हो। बब्बन ने मसाले मारे, कोई फर्क नहीं। सोडियम मेटल मारा, पानी की थैली के ऊपर रखकर मारा था। जैसे ही थैली फटी, सोडियम मेटल पर पानी पड़ा, धमाका हुआ। वो कहने लगा, आग का जिन्न हूं, आग से मारना चाहते हो, संभव नहीं। बब्बन तब, अब क्या करें? बब्बन ने कोशिश कर ली, मंत्र पढ़ लिए, सब कुछ कर लिया, चंदन लहसुन फेंक दिया। उसने क्या किया, चंदन लहसुन एक रेत का गोला बनाया, उसमें ऐसे पकड़ा, फेंक दिया और कहने लगा, मुझे छुओगे तभी तो मारोगे, मुझे छू नहीं सकते, मैं रेत के कणों से बना हूँ, मुझे सिर्फ तलवार से मारा जा सकता है, तलवार को बाहर सिर्फ मैं निकाल सकता हूँ, मुझे पता है कोई इंसान नहीं निकाल सकता, मुझे कुछ नहीं होगा। अब बता गंजे, और तू बता बूढ़े, अब मौत को कबूल करो, कहो आओ मार डालो तो दर्द कम दूंगा, वरना तड़पा तड़पा के मारूंगा। फिर क्या था, दादा आगे हुए। दादा ने उसे डराना चाहा, वो देख रहा कि ये बूढ़ा आगे क्यों आ रहा है। दादा ऐसे आगे खड़े हुए और कहने लगे, जहन्नुम से आया हूं, जहन्नुम में चला जाऊंगा, लेकिन तुझे साथ लेकर जाऊंगा। वो थोड़ा सा डरा, फिर उसने ना आग का गोला मारा। जो दादा थे ना ऐसे बचते हुए, हाय 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 हाय, गर्मी गर्मी। वो कहने लगा, तू जहन्नुम से आया है? अबे तू जहन्नुम से आया है, आग से डरता है? मुझे भी डर आता है, मुझे लगा पता नहीं क्या करने वाला है। 2-3 आग के गोले मारे ना जब पीठ पर दादा के, दादा पीछे छिपने लगे। बब्बन कहने लगा, दादा कुछ करो, लेकिन दादा क्या कर सकते थे। फिर रेत में छिपे, वो रेत से निकल आता, पकड़ लेता, दबोचने की कोशिश करता, ये भागते। अब उन खंडहरों में बचने के लिए ये हर तरह की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बचा नहीं जा सकता था। वो आग से बना हुआ था, आग रेत के मिश्रण से बना हुआ जिन्न, उसे कैसे खत्म किया जा सकता है? उसको मारने का तरीका वो तलवार से था। अब तलवार से मारा नहीं जा सकता तो क्या करें? जिसके बाद बब्बर ने कहा, दादा कुछ तो करिए, मैंने चंदन लहसुन मारा, मंत्र पढ़े, सोडियम मेटल सब कुछ कर लिया, कुछ आप भी करो, आप तो सिर्फ पीछे भाग ही रहे हो। ये तो मैं गुरु तांत्रिक को साथ ले आता, वो कुछ करते,
कम से कम मेरे आगे आते, मुझे मरने से बचाते। दादा कहने लगे, अगर ऐसी बात है तो मुझे कुछ करना चाहिए। बब्बन ने कहा, जी कुछ भी करिए, कुछ भी करिए। जिन सोच रहा दादा करने के वाले हैं। दादा आगे हुए, एक तरफ मुंह किया, बाजुओं को मोड़ा। जिन थर-थर कांपने लगा, ये कुछ करने वाला है, समझ में नहीं आ रहा क्या करने वाला है, क्या करूं। दादा ने ऐसे किया, पीहूं पीहूं पीहूं, फिर इधर पीहूं पीहूं पीहूं। बब्बन ऐसे, कुछ नहीं हुआ दादा, कुछ नहीं हुआ। जिन भी ऐसे, क्या हो रहा है, कुछ हुआ नहीं। दादा कहने लगे, कुछ नहीं होगा, तुमने ही तो कहा कुछ करो। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, यहाँ ऐसे वाला मिस्र में और यहाँ डांस किया जाता है, मुझे लगा इससे कुछ होगा। जिन ने ना एक बार तो कहा था, तेरी माँ, पता नहीं कुछ ऐसे कहा था, माँ को याद किया था। फिर जिन ने 2 बड़े बड़े गोले मारे, ये भागे। अब इन्हें पता था कुछ किया नहीं जा सकता, ये जो किया था इससे भी कुछ हुआ नहीं, बस समय बर्बाद हुआ, तो ये भागे। अब वहाँ एक छोटा पेड़ मिला इन्हें, एक खंडहर दीवार थी, उसके पीछे ये छिप गए। रेत नहीं थी आसपास, और वो जो जिन्न था वो रेत से देखता था, जहाँ रेत नहीं वहाँ वो देख नहीं सकता था। तो रेत का बनकर घूम रहा और कह रहा, गंजे बूढ़े कहाँ है, कहाँ छिपे हो, सामने आओगे, जिंदा नहीं बचोगे। ये मेरा घर है, मेरे घर से बचकर कोई नहीं जा सकता। ये घबराए तो वो पेड़ बोला, उससे बचना है तो यहाँ छिपे रहो, लेकिन अगर उसे पता लग गया तो हर तरफ रेत है, सिर्फ यहाँ रेत नहीं है, मैंने सफाई की है। वो जो पेड़ था ना, वो खुद रेत को दूर करता ताकि उसे यहाँ आसपास कुछ नज़र ना आए। अब इस पेड़ को वो भी खत्म नहीं कर सकता था। इन्हें लगा ये भी कोई शैतानी पेड़ है। इन्होंने कहा, हमें मत मारो। उसने कहा, मैं मारूंगा नहीं, मैं भी परेशान हूँ उससे। वो इस जगह को गति होने नहीं दे रहा है, उसे ख़त्म करना होगा। बब्बन ने कहा, ख़त्म कैसे करें, तलवार से मारा जा सकता है। तलवार जो है वो सिर्फ वही निकाल सकता है, क्योंकि उसने ही गाड़ी है। मुझ में वो ताकत नहीं, मुझे ताकत दे दो। फिर उस पेड़ ने कहा, मैं ये मोटा पेड़ हूँ, मेरे पेट में पानी भरा है, पानी से उसे जलन होती है, वो आग का बना है, पानी से डरता है। रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, लेकिन मैं वो पेड़ हूँ जिसके अंदर पानी भरा है। उसे यहाँ बुलाओ, पानी उसके ऊपर पड़ेगा तो उसकी गर्मी खत्म होगी, फिर वो जला नहीं सकता, लेकिन दम घोंट सकता है, पकड़कर मार सकता है। फिर तुम सोचो क्या करना है, कम से कम इससे तुम कुछ समय बच जाओगे। जिन सामने आ गया और हंस रहा था। इन्होंने पेड़ की एक टहनी खींची, फव्वारा पड़ा उसके ऊपर, वो कुछ हद तक ठंडा पड़ गया। उसने 2-3 रेत के गोले फेंके, जैसे रेत होती है ना गीली गीली, ठप बिखर गई रेत, जला नहीं पा रहा। फिर उस जिन ने कहा, तू कितनों को बचाने की कोशिश करेगा, बचा नहीं सकता। मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इन्हें मार डालूंगा। उस पेड़ ने कहा, छोड़ दे, 1000 साल से जमीन का श्राप बनकर बैठा है, निठल्ले चला जा इस दुनिया से। वो जिन ने कहा, नहीं, मैं यहीं रहूंगा, यहाँ ये ज़मीन मेरी है, ये रेत मेरी है, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं, कोई नहीं मार सकता मुझे, कोई नहीं मार सकता। भविष्यवाणी झूठी है, झूठी बातें की गई हैं, मैं नहीं मरने वाला। जिसके बाद वो पेड़ कहने लगा, अब मैं और कुछ नहीं कर सकता, मेरा सारा पानी खत्म हो गया, ये जला नहीं सकता लेकिन तुम्हें पकड़कर मार सकता है। अब पानी से रेत थोड़ी सख्त हो गई तो उसने पकड़कर पटका, पटक, दोनों की बाजुएं थोड़ी सी मुड़ चुकी थी, थोड़े जख्मी हुए। बब्बन ने कहा, रुको, संधि करते हैं। उसने कहा, संधि? मैंने ऐसे गंजे के बारे में सुना है, हिंदुस्तानी गंजा है, संधि की नाम पर फंसाता है, सुना है मैंने, शैतानों से ये बातें सुनी है। बब्बन कहने लगा, नहीं नहीं, वो नहीं, हम संधि करेंगे, संधि के अनुसार तुम्हें कुछ मिलेगा, हमें कुछ मिलेगा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा, मनोरंजन। बब्बन ने कहा, हमें जिंदगी चाहिए, हम तुम्हारा मनोरंजन करेंगे। उसने कहा, ठीक है तो नाचो, मैं किसी नचनिया को नाचते हुए देखना चाहता हूँ। यहाँ कोई नहीं आता, सब मर्द ही आते हैं, औरतें आती नहीं। तुम्हारे पास कोई कपड़े हैं? ये गहने क्या लटका रखे हैं? वो जो बेली डांसर थी उसके गहने वगैरह कपड़े इन्होंने ऐसे रखे थे, तो कश्ती से उड़ते हुए वो भी चिपक गए थे, तो इन्होंने ऐसे कमर हिलाकर बेली डांस शुरू कर दिया। वो कहने लगा, ठीक है,
काम चल जाएगा इससे। फिर वो कहने लगा चलो लड़की औरतें नहीं आती, तुम भी ठीक ही हो, गंजे थोड़े बाल बढ़ा लेना तुम भी। तो दादा भी नाच रहे, कमर ऐसे दिखाकर नाच रहे। दादा ने कहा बब्बन क्या मिला संधि से, खत्म हो जाएंगे हम, ये नचा नचा कर मारेगा, नचा नचा कर। बब्बन ने कहा मैं क्या करूं, एक रास्ता है मेरे पास। तो बब्बन कमर थोड़ा अच्छे तरीके से ऐसे हिलाता था, बेली डांसर को मात देता था। वो जो जिन्न था वो कह रहा वाह 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 तू लड़की लगता है। बब्बन ने क्या किया, वो तलवार के पास आ गया, तलवार की तरफ मुंह कर लिया, अब पीठ जिन्न की तरफ थी। तलवार के पास ना कुछ ऐसे ऐसे किए जा रहा। जिन्न हंसने लगा, अरे निकाल ले, कर ले कोशिश, चालाकी दिखा ले, अब भी दिखा ले, निकाल ले। बब्बन ना तलवार निकालने की ऐसी कोशिश करता रहा, लेकिन फिर बब्बन के दिमाग में कुछ आया। बब्बन वहां बैठे हुए, नहीं मैं नहीं नाचूंगा, नहीं नाचूंगा, मुझे गुस्सा आ गया, मैं नहीं नाचूंगा। जिन्न ने बड़ा सा हाथ बनाया, दूसरा बड़ा सा हाथ बनाया, नाच यहां क्या, तलवार के पास लगा है। जिन्न ने ऐसे कमर पकड़ी बब्बन की, बब्बन ने हाथ जो थे ना उसे जिन्न के ऐसे पकड़कर तलवार के पास कर दिए। फिर जिन्न ने जैसे ही बब्बन को खींचना चाहा, तलवार भी साथ में बाहर, क्योंकि तलवार सिर्फ जिन्न निकाल सकता था। अब उसके हाथ ही तलवार पर रख दिए, उसने खींचा, तलवार भी उसके साथ। जैसे ही बाहर निकली, बब्बन ने तलवार पकड़ी, ऐसे दोनों बाजुएं काट दी। वो चीखने लगा, बब्बन भागा भागा आया, छाती में गाड़ दी तलवार, वहीं पर वो भस्म हो गया। अब ये सब 10 सेकंड में हुआ था। दादा ऐसे ऐसे कर रहे, 10 सेकंड में ऐसे रह गए। सामने जिन्न को मरा हुआ देखा ऐसे। फिर दादा ने कहा बब्बन ये क्या था, ये कैसे हो गया। बब्बन ने कहा बस हो गया, कभी कभी हो जाता है, अचानक दिमाग में आइडिया आ जाता है। वो पेड़ भी हैरान था, दादा भी हैरान थे, लेकिन तलवार बब्बन के हाथ में ऐसे, बब्बन ऐसे पकड़े हुए, ये निकालनी थी। ये यकीनन कोई इंसान ही निकालता, भविष्यवाणी में था कि तलवार से उस जिन्न को कोई मारता, निकालने की बात तो की नहीं थी, बेवजह लोगों को निकालने में लगाते रहे। जो बब्बन ने सुलझाया था वो कोई सुलझा नहीं पाया। फिर वापस निकले सुबह के वक्त, वो पेड़ के पास, वो पेड़ गाड़ी दे नहीं रहा था, वहां तक बड़ी मुश्किल से पहुंचे। इन्होंने तलवार घुमाई, वो डर गया, पेड़ को समझ में आ गया जिन्न को मारने वाला, तलवार निकालने वाला ये गंजा। वो घबरा गया कि मुझे नहीं मरना। गाड़ी दी तो गाड़ी लेकर वापस आए। जो शेख थे हैरान तलवार देखकर, इस गंजे ने निकाल ली, ये गंजा कमाल का है, कोई निकाल नहीं पाया, इसने कैसे निकाली। दादा भी हैरान। दादा अरब से आए थे और अरब में रहना चाहते थे, लेकिन बब्बन वापिस आया। बब्बन को देखकर गुरु तांत्रिक बड़े खुश थे। बब्बन को गले से लगाया, घोंट कर थोड़ा सा ना ऐसे किया, बब्बन वापस क्यों आ गए। बब्बन ने कहा गुरुजी निपटा आया मैं उसे। गुरु तांत्रिक ऐसे रोने लगे। बब्बन ने कहा जी याद आ रही थी मेरी। गुरु तांत्रिक ने कहा यहां भी नहीं मरा, ये नहीं मरता। बब्बन ने कहा गुरुजी मेरा भविष्य आपके साथ लिखा है। दादा तो रह गए अरब में, कहने लगे अरब में कोई काम हो तो मुझे बताना, लेकिन मैं वापस आ गया। अब बब्बन काफ़ी कमाई करके आया था, शेख खुश हो गए तो काफ़ी पैसे दिए थे, ट्रांसफ़र किए थे अकाउंट में। ये देखने के बाद गुरु तांत्रिक फिर खुश हुए थे कि चलो थाईलैंड घूम कर आएंगे। बब्बन ने कहा था नहीं, हम तांत्रिक हैं, हम अपना काम करते रहेंगे, हम थाईलैंड वगैरह नहीं जाएंगे। गुरु तांत्रिक ने कहा था हाँ बब्बन। बब्बन ने कहा था इंडोनेशिया बाली चलते हैं, वो मुझे ज़्यादा पसंद है। फिर ये घूमने गए। चलो बाद में और भी किस्से सुलझाए थे, कई और इवल एंटिटीज देश और दुनिया के अलग अलग कोने में। बब्बन के किस्से इतने हैं जिन्हें समेटा नहीं जा सकता, बिखरे पड़े हैं। जैसे रायता फैलता है तो किस्से भी फैले पड़े हैं, इकट्ठे करने पड़ते हैं। इसी में मुझे समय लग रहा है, इसीलिए अब मैं थोड़ा मुश्किल से कहानी लेकर आता हूँ, लेकिन समय समय पर आपके लिए कहानी लेकर आता रहूँगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप कम लाइक करेंगे तो मैं कम वीडियोज़ लेकर आऊँगा, क्योंकि मेरी मेहनत को अगर फल कम मिलेगा तो मेहनत भी मैं थोड़ी कम ही करूँगा। तो आप
अगर कहानियाँ पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपनी कमेंट ज़रूर करें, कहानी में क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा वो भी बताएं। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।